हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब तक हम उसका एंड पार्ट मतलब कर चुके हैं। मेन जो हमने चीज़ें करनी थी वो हम कर चुके हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद एमएनसीज़ क्या होती हैं, ठीक है। एमएनसीज़ के बाद हम लोगों ने किया कि जो फैक्टर्स होते हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन इफ़ेक्ट होती है, जैसे टेक्नोलॉजी बताई थी आपको। उसके बाद बताया था आपको कि टेक्नोलॉजी में भी 2 टाइप्स बताए थे, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी थी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, लिबरलाइजेशन बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये भी बताया कि आजकल जो WTO है उनके कामों पे बहस चलती रहती है। ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर के मुद्दों पे ये बहस चलती है, ठीक है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप्ड कंट्री के फेवर में ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारी बातें। क्यों करती है वो डेवलप्ड कंट्री के फेवर में? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही उसको बनाया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल पावर है उसका ही इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। और पॉलिटिकल पावर पे किसका इफेक्ट रहता है? तो वहाँ की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो आप कह सकते हो जो उनकी इंडस्ट्री है उनकी उनका ही ज़्यादा पावर उनके ऊपर रहती है, ठीक है। तो वो जितनी भी बात करता है वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके फेवर की ज़्यादा बातें करता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है। पर वो ऐसा करता नहीं है। अब WTO का क्योंकि एस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था ना, ताकि ग्लोबलाइजेशन की प्रैक्टिस करवा सके, मतलब एक तरह से अच्छे से फेयर वे से ग्लोबलाइजेशन हो सके सब जगह पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि उनके बीच में डिबेट कैसे चल रही है, यानी WTO के कामों पे लोग डाउट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। आपने चैप्टर 2 में भी देखा होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। एग्रीकल्चर वाला जो अपना सॉरी जो सेक्टर्स वाला चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर का सेक्टर जो था अपना जो प्राइमरी सेक्टर जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें अपने भारत की GDP बहुत कम है, लेकिन उसमें हमारे भारत के लगभग 49% लोग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, GDP इस हिसाब से कम है जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट है। फिर भी हमारी अगर हम कहते हैं कि हमारी GDP, तो 14% GDP हमारी जो है, यानी 14% GDP हमारी एग्रीकल्चर फील्ड से आती है, ठीक है। उसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं US से, यानी फॉरेन कंट्रीज से, जो डेवलप्ड कंट्री है उससे, तो वहाँ की GDP एग्रीकल्चर के फील्ड में 1% से भी कम आती है, यानी 0.5% एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे काम करता है, और वहाँ GDP 1% भी नहीं है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड करते हैं, और अपन लोग हमारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। देखिए ये USA की GDP उन्होंने कही है 1% आ रही है, ठीक है, और वहाँ के सिर्फ 0.5, यानी एक इंसान भी अच्छे ढंग से खेती नहीं कर रहा है, ठीक है। और अपने यहाँ तो लगभग आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़ी हुई है। 49% मैं आपको पिछले उस वीडियो में बताया था जब मैंने सेकेंड चैप्टर कराया कि 49% लोग हमारे आज जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए हैं, और GDP का भी 14% हमें एग्रीकल्चर से आता है। तो ऑब्वियस बात है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अदर की फॉरेन कंट्रीज़। लेकिन होता क्या है, अब फॉरेन कंट्रीज़ जो है ना उनको खास फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ के लोग ज़्यादा आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहते खेती। अपने यहाँ के लोगों के लिए मजबूरी है कि खेती करनी पड़ेगी, और कोई काम ही नहीं है ढंग का, ठीक है। चलिए होता क्या है कि अब वहाँ के लोग क्योंकि खेती नहीं करना चाहते, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और फार्मर्स को लालच देती है, उन्हें सब्सिडी देती है, ठीक है। और उस सब्सिडी के बिहाफ पे वो उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो उसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने जो भी उनके ग्रेन है, व्हीट है, या जो भी चीज़ें हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। होता क्या है, सब्सिडी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह से सब्सिडी उनको ज़्यादा मिलती है, और हम लोगों की सब्सिडी वैसे ही कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम लोगों को इतनी सब्सिडी कैसे देगी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए मैं आपको उसी तरीके से समझाती हूँ जो सब्सिडी का तरीका अपनाया गया था। चलिए मान लीजिए कि ये US का फार्मर है और ये इंडिया का फार्मर है, ठीक है। अब US के फार्मर ने 20 रुपये का, तो मतलब 20 रुपीज़ का क्या किया, अपने खेत में बीज बोया, ठीक है, सीडिंग करी, ओके। उसको उसकी गवर्नमेंट ने 80 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी, किस पे, 100 रुपीज़ का
एक मैन्योर या पेस्टिसाइड्स मान लो वो आना था, उस पर 80 रुपीज़ की तो सब्सिडी दे दी, ठीक है। अब 80 रुपीज़ तो गवर्नमेंट ने दिए और 20 उसने खुद से लगा लिए, है ना। 80 तो गवर्नमेंट ने दिए थे, 20 उसने खुद से लगाए। तो अगर उसकी प्रोडक्शन हुई तो उसने सिर्फ 40 रुपीज़ लगाए, क्योंकि 80 किसने दिए, गवर्नमेंट ने। अब सेम कंडीशन अगर हम यहाँ कर रहे हैं इंडिया में, 20 रुपीज़ का तो बीज था, ठीक है, सीडिंग की थी जो। उसके बाद अपने यहाँ अगर सब्सिडी वैसे तो मिलती नहीं, मिल भी रही है तो मुश्किल से 10 रुपीज़ की मिल रही है, क्यों, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। अब वो तो 100 ही का आया था ना, जो पेस्टिसाइड डालना था, तो चलो 10 रुपीज़ उसने दे दिए। अब 10 और 20 30, और जो वो 90 बचे 100 में से, ठीक है, 30 और 90 कितने हो गए बेटा, 120। अब मार्केट में आई, दोनों ने चीज़ें अपनी ली। इनका तो सीड कितने का है, मतलब इनका तो वीट कितने का है, 120 का सेम, और यूएस वालों का कितने का वीट आया, 40 का। अब यूएस वाले तो उसे 60 में भी अगर मार्केट में बेच देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी उन्हें 20 रुपीज़ का फ़ायदा है। जबकि हमारा वीट कितने का बिकेगा, कम से कम हमें 130 तो लेना ही पड़ेगा भाई, 10 रुपीज़ तो हम भी प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो कोई 60 वाला लेगा या 130 वाला लेगा, ऑब्वियस है 130 वाला लेना जाए थोड़ी जाएंगे, सभी सब सोचेंगे भाई हम तो सस्ते में लेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं तो फिर वो उसको लो प्राइस में भी बेच देते हैं। अब लो प्राइस में जब उन्होंने लो में बेचा, लेकिन उन्हें बेनिफिट हुआ, हमसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें फिर भी है, ठीक है, उन्होंने फिर भी 20 रुपीज़ का बेनिफिट लिया, हम लोगों ने तो 10 रुपीज़ का लिया, तब भी हम उनसे पीछे रह गए, मतलब हमारी डबल से भी ज़्यादा हमारी, ये मान लो कि हमने उस पर लागत लगा दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ के क्या करते हैं किसान, अपना सब्सिडी वगैरह का फ़ायदा लेके, तो वो 60 रुपीज़ में अपनी मार्केट में बेचा उन्होंने वीट, और हमारा वीट बिकेगा 130 में। तो कोई हमारा वीट क्यों लेगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो वीट लेगा यूएस का। और अब होता भी यही है, हमारे वीट की कीमत कम हो जाती है और उनके वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और उनका वीट इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती है। तो इस तरह से ये गलत हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देकर जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी, इस तरह हमारे जो फार्मर्स हैं, इंडिया के फार्मर्स हैं, वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के फार्मर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, खासकर यूएसए वगैरह के फार्मर्स के साथ हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते, इसीलिए हमारी हालत आज के टाइम में खस्ता हो रही है, ठीक है। तो बस इस डिबेट का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि ये रूटीन में चलती जा रही है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट आपकी बुक में एक ये लास्ट लाइन दे रखी है कि इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड, क्या जो ये ट्रेड है ये बिल्कुल सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, लीगली सही है क्या डब्ल्यूटीओ, इस बात को समझ के देखिए, क्या डब्ल्यूटीओ ठीक काम कर रहा है। अगर डब्ल्यूटीओ ठीक काम कर रहा होता तो मार्केट में जो वैल्यू आ रही है वो सबका एग्रीगेट करके ठीक ठाक वैल्यू लगाते, ताकि इंडिया वाले किसानों को भी नुकसान ना होता और यूएस वालों को भी ना होता, ठीक है। लेकिन इस टाइप की कंडीशन करी नहीं जाती, वो लोग उन्हीं के फेवर में सोचते हैं जिन्होंने उसको बनाया है, ठीक है। अब यूएस में जितने भी एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयड हैं उन्हें खूब पैसा देती है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा। इंडिया में तो इतना दे ही नहीं पाती ना, कैसे देगी इंडिया में इतना पैसा, नहीं दे पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्रॉप्स ज़्यादा हो, ताकि उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, वो भी कम रेट में, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका उनकी हालत ख़राब हो और इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो के ज़्यादा मार्केट में बिके, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से यूएस को फार्मर्स के बीच में और इंडियन फार्मर्स के बीच में मिसमैच चलता रहता है। और इस सब के पीछे कारण क्या है, इस सब के पीछे कारण डब्ल्यूटीओ की सही जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि जहाँ भी उनका सरप्लस गुड्स होता है वो कहीं पे भी बेचने आ जाते हैं। कहाँ, मान लो इंडिया में प्रोडक्शन खूब हो रहा है वीट का, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना सस्ता गेहूँ लेके इंडिया में भी बेचने आ सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने उन्हें परमिशन दे रखी है, लिबरलाइजेशन हो रखा है, कोई भी कहीं भी अपना सामान बेच सकता है, ठीक है। तो वो इस तरह से आते हैं और हमारे इंडिया में जो हमारे किसान हैं उनकी भी वैल्यू ख़राब होती है। तो वीट में अगर हम कहें, एक वीट का अच्छा एग्जाम्पल है कि यूएस ने जो है वो अपने इंडिया की फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब कर रखी है, ठीक है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे इकनॉमी को
हमने WTO के कहने पे अपनी इकोनॉमी को लिबरल किया, और लिबरल करने के बाद भी WTO हमारे साथ सही पेश नहीं आ रहा, वो अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही फेवर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं WTO गलत करता है, और इसीलिए हमेशा डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में बहस चलती रहती है इस मुद्दे को लोग की। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, बट क्योंकि आपकी नॉलेज में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी कि क्यों डिबेट चलती है WTO के मुद्दों पे। ओके, चलिए अगली वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो हमारी बनेगी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं ना, तो हमें ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या लॉस हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।